गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत प्रकरण है हमारा मापन। मापन के विषय में मैं इससे पहले की क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि शिक्षण प्रक्रिया में दो बिंदुओं को अपनाया गया है, मापन और मूल्यांकन। दो तत्व हमारे सामने आए हैं। तो मूल्यांकन के विषय में हमने इससे पहले आपसे पढ़ा था, आपको बताया था, और अब हम पढ़ते हैं मापन के विषय में। मापन का भौतिक जो अर्थ है वह तो ये है, मापन का तात्पर्य जनरल लैंग्वेज में किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु का आकार, किसी स्थान की दूरी, किसी मशीन के द्वारा तय की गई गति, किया गया काम, इन सबको मापने के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे सामने सवाल आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में मापन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में मापन कहाँ काम में आता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जो मापन काम में आता है, जिस प्रकार जो मापन प्रक्रिया काम में ली जाती है, उसे जिस प्रकार का मापन किया जाता है उसे हम मानसिक मापन की संज्ञा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में काम आता है मापन, मानसिक मापन। अब मानसिक मापन इट मीन्स किसका मापन? छात्र की फिजिकल फिटनेस का मापन नहीं, इसमें काम में आता है छात्र के बौद्धिक अनुभव का, बौद्धिक स्तर का मापन, छात्र का मूल्यांकन। अब हम दूसरा हमारा सामने है, दो शब्द हमारे सामने हैं, पहले तो इनको क्लियर करना जरूरी है, मापन और मूल्यांकन। दो शब्द हमारे सामने आए हैं, मापन और मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन मैंने पढ़ाया था आपको, और अब हम पढ़ रहे हैं मापन। मापन और मूल्यांकन में सबसे पहले तो हमें अर्थ समझना है कि इनका अंतर क्या है, इन दोनों मापन में और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन में अंतर ये है कि मापन जो है किसी व्यक्ति के विषय में, किसी छात्र के विषय में चल राशि का पर आधारित की मात्रा या परिणामों का ज्ञान कराता है। किसी चल राशि की मात्रा या परिमाणों को निर्धारित करता है कौन? मापन। मात्रा को निर्धारित करता है मापन, जबकि मूल्यांकन क्या होता है? सफलता और असफलता को दर्शाता है। जबकि मूल्यांकन क्या होता है? सफलता और असफलता को दर्शाता है। यह गिलफर्ड के अनुसार देखिए, मापन वस्तु और घटना को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। मापन क्या है? गिलफर्ड के अनुसार गिलफर्ड मनोवैज्ञानिक गिलफर्ड कहते हैं कि मापन संख्या के आधार पर वस्तु और घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। मापन क्या है? वस्तु और घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करना। किसी भी चीज को संख्या के रूप में प्रदर्शित करना हो, उसकी माप को, उसके तौल को, तो वह मापन के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मापन काम में लिया जाता है वह छात्रों के बुद्धि स्तर को, ज्ञान स्तर को, चिंतन प्रक्रिया को, मानववैज्ञानिक वातावरण को ज्ञात करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में मापन का प्रयोग किया जाता है कि हमने इसकी बुद्धि कितनी है, इसमें बुद्धि लब्धि क्या है, बौद्धिक स्तर कितना है। तो अब हम ये कैसे ज्ञात करेंगे? मूल्यांकन के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? मापन के द्वारा। कि हमने डिवाइड कर लिया कि इतने स्तर का बालक इस बौद्धिक स्तर को बिलोंग करता है, तो हम उसके विषय में कह सकते हैं कि इसकी मानसिक बुद्धि इतनी है, 40% है या 50% है या 80% है। ये सब मापन के अंतर्गत आ जाते हैं कि इसका बौद्धिक स्तर ऐसा है। इनके लिए देखिए, जनरल मापन के लिए वस्तुओं का माप ज्ञात करने के लिए अनेक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में मापन करने के लिए मानकीकृत मापनियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में
मानकीकृत मापनियों का प्रयोग किया जाता है। मानकीकृत मापनियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के विश्वकोश में ये देखिए मापन को कैसे निर्धारित किया है। मापन शैक्षिक क्रियाओं, अभ्यास और उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। समझ में आ गया मापन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में चल राशि की मात्रा ज्ञात करने का तरीका, जिसको हम मानकीकृत मापनियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मूल्यांकन है सफलता असफलता का ज्ञान कराना। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा के विश्वकोश में मापन के विषय में कहा गया मापन शैक्षिक क्रियाओं, अभ्यास और उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मापन शैक्षिक क्रियाओं, अभ्यास व उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके अनुसार कहा गया है? शिक्षा के विश्वकोश के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं मापन शैक्षिक क्रियाओं या अभ्यास व उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है। शैक्षिक क्रियाएं क्या हैं, कैसे चल रही हैं, उनके उद्देश्य प्राप्ति कैसे हो रही है, उनका अभ्यास कैसे किया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए किस तकनीक को अपनाया गया है, जो अपनाई गई विधियां हैं वह कितनी कारगर हो रही हैं, छात्रों का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इन सब की जानकारी के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये भी कहा था कि इनके लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मूल्यांकन तभी सफल होगा जब हमारे द्वारा क्या कर लिया जाएगा, बढ़िया से मापन कर लिया जाएगा। जैसे उत्तरों को अंक प्रदान करना, मापरी प्रदर्शन, छात्रों के व्यक्तित्व मापन, अन्य प्रकार के परीक्षण जो विद्यालयों में प्रचलित होते हैं। मापन के द्वारा लंबाई चौड़ाई, शारीरिक मापन के लिए मापन दो तरह से होता है, दो तरह से हो सकता है, प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत क्या आएगा देखिए, प्रत्यक्ष मापन अंक प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तरों, प्रश्नों के उत्तर को अंक प्रदान करना। और अप्रत्यक्ष मापन क्या होगा, बौद्धिक शक्ति, चिंतन शक्ति का पता लगाना। प्रत्यक्ष मापन में आ जाएगा किसी प्रश्न छात्र के द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्नों को अंक प्रदान करना, उसकी लंबाई चौड़ाई का मापन करना, शारीरिक लंबाई और चौड़ाई को मापना, तथा अप्रत्यक्ष मापन में बुद्धि मापन, बौद्धिक स्तर को मापना, ये परीक्षण किए जाते हैं जो कि मानकीकृत मापनियों के द्वारा काम में लिए जाते हैं। ये था मापन का साधारण रूप से अर्थ है। अब बात आती है हमारी, अगला जो बिंदु आता है हमारा वह है मापन के कार्य। अगला जो बिंदु आता है हमारा वह है मापन के कार्य। मापन का अर्थ आपके समझ में आ गया। मापन का अर्थ क्या होता है, छात्रों किसी चल राशि को अंक प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे मानसिक मापन कहा जाता है। मानसिक स्तर का मापन, छात्रों के बौद्धिक स्तर का मापन, छात्रों के मानसिक स्तर का मापन। इसके लिए इसके दो प्रकार बताए गए, प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन के लिए हमने जाना कि प्रश्नों के छात्र के द्वारा सॉल्व किए गए प्रश्नों का उत्तर देना,
उसकी लंबाई चौड़ाई मापना, शारीरिक फिटनेस नापना, ये प्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत आ जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत आता है उसकी बुद्धि कौशल को मापना, उसके द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा को मापना। अब आता है मापन के कार्य। मापन के कार्य देखिए, मापन के क्या कार्य हैं। पहला बिंदु है हमारा इसमें, इसके मुख्य रूप से 3 कार्य बताए गए हैं। साफल्य, 3 कार्य बताए गए हैं। साफल्य, निदान और शोध। साफल्य, निदान और शोध, ये 3 कार्य मापन के बताए गए हैं। हम इन्हें एक एक का अध्ययन विस्तार से करेंगे। देखिए, पहला है हमारा साफल्य। प्रोग्नोसिस क्या होता है ये? क्या कार्य करता है मापन साफल्य के माध्यम से? देखिए, मापन के द्वारा मैंने अभी आपको बताया था किसी भी चल राशि को मात्रा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? मापन के द्वारा। यह है किसी भी चल राशि, किसी भी चरकी को परिणाम में आंकने से ज्ञात होता है। किसी भी चर को परिमाण में आंकने से ज्ञात होता है कि उसकी क्षमता क्या है। साफल्य में बताइए, देखिए किसी भी चर को परिमाणों में आंकने से ज्ञात होता है कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी कार्य करने की कैपेसिटी क्या है। अब साफल्य का प्रयोग छात्रों का वर्गीकरण करने, उनका स्तरीकरण करने, चयन करने, पूर्व कथनों में किया जाता है। पूर्व कथनों के अनुसार उनका वर्गीकरण करने में किया जाता है। विद्यालय की परीक्षा का प्रमुख कार्य साफल्य पर ही होता है। साफल्य का प्रयोग मैंने बताया था, मापन 3 प्रकार के कार्य करता है। साफल्य का मतलब है सफलता, असफलता। अब देखिए, साफल्य का इसका प्रयोग छात्रों का वर्गीकरण करने, स्तरीकरण करने, वर्गीकरण करने, स्तरीकरण करने, चयन करने, नियुक्ति करने आदि के लिए साफल्य का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर यानी कि अमूमन सभी विद्यालयों का कार्य किस पर आधारित होता है? इस पर ही आधारित होता है, क्योंकि छात्रों का जो मूल्यांकन है वह सफलता और असफलता को दर्शाता है। तो छात्रों का वर्गीकरण, छात्रों का स्थानांतरण, छात्रों का प्रमोशन, ये सभी बातें, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? साफल्य के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मापन के द्वारा, ये मापन साफल्य के द्वारा किसी भी चर को परिणाम में बदल देता है, उसको मात्रा में बदल देता है। छात्र ने कितने विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं वह पास कर सकता है, सफल हुआ है या सफल हुआ है, इस चीज़ का निर्णय इसके द्वारा ही किया जाता है। छात्रों को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है, प्राप्त अंकों के आधार पर यानी मापन के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा बिंदु निदान, डायग्नोसिस। साफल्य का प्रयोग तो बता दिया मैंने, छात्रों का वर्गीकरण करने, स्तरीकरण करने, उनका चयन करने, जैसे किसी पद पर उनको नियुक्ति देनी है तो किस आधार पर देंगे, सभी को नहीं दे सकते, कितने प्रतिशत वालों को दे सकते हैं, ये सारी बातें किसके
साफल्य के द्वारा। अब आता है निदान, डायग्नोसिस, खोज। निदान का तात्पर्य क्या है? डायग्नोसिस करना, पता लगाना। किसका? चिकित्सकीय भाषा में तो इसे कहेंगे बीमारी का पता लगाना, लेकिन शिक्षा के दौर में इसे कहेंगे छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। देखिए, साफल्य में छात्र की योग्यताओं के स्तर की जानकारी तो होती है, परंतु उनकी, मैंने आप बताया कि छात्रों के योग्यता, साफल्य में के द्वारा वह छात्रों की योग्यताओं को तो दर्शाता है कि वह क्या कर सकता है, लेकिन उसकी कमजोरियों को वह प्रदर्शित नहीं करता है। तो छात्रों की कमजोरियों का बोध हमें किससे होता है? निदान के द्वारा होता है। छात्र कहाँ पर कमजोर है? जैसे कोई विषय उसे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसने इतने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए तो ये साफल्य के द्वारा तो पता लग रहा है, इतने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, उसकी योग्यता का तो पता लग रहा है, लेकिन उसकी कमजोरियों का नहीं पता लग रहा है कि उस विषय में उसने इतने प्रतिशत ही अंक क्यों प्राप्त किए हैं। तो डायग्नोसिस सिस्टम हमें ये बताता है, निदान के द्वारा मापन यह कार्य करता है कि अगर उसने एक गणित में 40% अंक प्राप्त किए हैं तो कौन से ऐसे सवाल हैं जो उसे सॉल्व करने में दिक्कत कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम उसे समझ में नहीं आई है, उसकी कमजोरी कहाँ है। तो निदान में केवल उसकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है, यह जिससे कि उसका आगे क्या किया जा सके, उपचार किया जा सके। उदाहरण के रूप में यदि छात्र ने सांख्यिकी में कम अंक प्राप्त किए हैं तो साफल्य परीक्षाओं से कम अंक प्राप्त करने का कारण नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं कर सकता। इसके लिए निदानात्मक परीक्षा को ही उपयुक्त माना जाता है। मैंने बताया कि गणित में कम अंक प्राप्त किए हैं उसने, तो साफल्य तो ये बताता है कि उसने 40% अंक प्राप्त किए हैं। मापन के द्वारा साफल्य ये काम करता है, साफल्य का कार्य यही है कि इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन क्यों किए हैं, इस क्यों का आंसर हमें कहाँ मिलेगा? निदान के द्वारा प्राप्त होगा। उसे डायग्नोसिस किया जाएगा कि छात्र कमजोर है तो कहाँ पे है और क्यों है, जिससे कि उसमें आसानी से सुधार किया जा सके, उसे सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके, वह अपने जीवन को अपने लिए उपयोगी बना सके। जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें वह आसानी से प्राप्त कर सके। उनकी प्राप्ति में उसे जो बाधा आ रही है वह अपने शिक्षकों से, अपने परिवारजनों से उसकी प्राप्ति में सहयोग ले सके। तो इसलिए डायग्नोसिस सिस्टम बहुत आवश्यक है। कमजोरी का पता पता लगने पर हमें छात्र का क्या करना पड़ता है, जैसे चिकित्सा में बीमारी का पता लगाने हम लैब में जाते हैं, बीमारी कौन सी बीमारी है, डॉक्टर कहता है डायग्नोसिस करना पड़ेगा कौन सी बीमारी है। लैब में जाने के बाद ब्लड टेस्टिंग के बाद हमें सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है कि हमें ये बीमारी है, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम घर चले जाते हैं? नहीं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या कराने? उपचार कराने, उस बीमारी को जड़ से हटाने। उसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में जब हम डायग्नोसिस सिस्टम के माध्यम से छात्र की प्रत्येक विषय की कमजोरी का पता लगा लेते हैं, छात्र की उन्नति में आने वाली बाधाओं का जब पता लगा लेते हैं तो उनका हमें आवश्यक हो जाता है क्या करना? उपचार करना हमें अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उपचार करने के बाद ही हम अपने तय उद्देश्यों को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में कमजोरियां हो। निदान जो प्रोसेस है, निदान का जो कार्य है वह उपचार पर ही डिपेंड है। यदि निदान करके छोड़ दिया, मैंने आपको बताया कि हमने पता लग गया हमारी रिपोर्ट से, ब्लड रिपोर्ट से कि हमें ये बीमारी है और हम कहाँ चले गए? घर। तो क्या उसका सॉल्यूशन हो गया? क्या उस रिपोर्ट का महत्व है? कोई महत्व नहीं है जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए। उसी तरह डायग्नोसिस सिस्टम जो हमने अपना लिया है, हमने ये पता कर लिया है कि छात्र की कमजोरी कौन से विषय में है, कितनी है, तो उसका तुरंत क्या आवश्यक है? हमें उपचार आवश्यक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक हर कक्षा में सभी छात्रों को डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़े। कुछ परसेंट ऐसे छात्र होते हैं जिनमें कुछ कमजोरियां, किसी विषय को लेकर कुछ कमजोरियां विद्यमान होती हैं, तो हमें उनका उपचारात्मक कार्य करना होता है और उनकी शिक्षण प्रक्रिया को हमें एज इट इज आगे बढ़ाना होता है। तीसरा हमारा है इसमें बिंदु शोध।
तीसरा कार्य है मापन का हमारा शोध, जिसे हम कहते हैं रिसर्च। देखिए रिसर्च क्या है? रिसर्च का नाम आते ही हमारे मन में एक बिजली सी कौनती है। रिसर्च का इट मीन्स प्रयोग करना। क्या करना? प्रयोग करना। प्रयोग करना यानी कि जो हमने सीख लिया है, जो हमने पढ़ा है, जिसको हमने ग्रहण किया है, उसका प्रयोग हम कैसे करें, उसे प्रयोगात्मक रूप में हम कैसे सिद्ध करें। तो ये आजकल देखिए वर्तमान में जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका अंतिम छोर हम कह सकते हैं रिसर्च को। जब तक आपने किसी विषय पर रिसर्च नहीं किया है, रिसर्च करना मीन्स शोध करना, उसकी बारीकियों के विषय में जानना, उसकी अच्छाई बुराइयों के बारे में आलोचनात्मक रवैया रखना। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही बुरा नहीं कह सकते, हम किसी भी क्षेत्र को ऐसे ही बुरा नहीं कह सकते, किसी भी क्षेत्र को ऐसे ही अच्छा नहीं कह सकते, किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही अच्छा नहीं कह सकते। हमें अगर हमने उस पर अच्छी तरह से क्या किया है? रिसर्च किया है, उस पर शोध कार्य किया है, तो हम उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं कि इसने ऐसे बोला, उसकी छोटे छोटे उसके द्वारा बोले गए हर शब्द का हमारे लिए अलग ही महत्व होता है। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में शोध को बहुत महत्व दिया गया है। हम क्यों दिया गया है कि हम छोटे लेवल पर होते हैं, माध्यमिक लेवल पर होते हैं, उच्च स्तर पर होते हैं, हम किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, टीचर ने हमें पढ़ा दिया और हमने लिख लिया और उसमें पढ़कर हम पेपर दे आए, हम पास हो गए। लेकिन जब आप और हायर एजुकेशन में जाते हो तो आवश्यकता पड़ती है हमें रिसर्च की कि आपने इतने सालों में क्या सीखा। 15 साल 20 साल आपने एजुकेशन ली, इतनी डिग्रियां ली, आपने क्या सीखा, कौन से क्षेत्र में आपका ज्ञान परिपक्व हुआ, आप समाज में उपस्थित इस क्षेत्र के विषय में कैसी भूमिका निभाते हैं, कैसी विचारधारा रखते हैं, इसके लिए रिसर्च की आवश्यकता होती है। रिसर्च के द्वारा ही मापन किया जाता है कि बालक किस विषय में कैसी सोच रखता है, उसकी विचारधारा क्या है। यह इन्हीं के आधार पर वह कारण और प्रभाव संबंध को स्थापित करता है। रिसर्च के आधार पर ही वह कारण और प्रभाव, देखिए कारण और प्रभाव संबंध को बताता है। देखिए यहाँ केवल हमने उसको अंक दिए, मापन ने क्या दिए? अंक दिए। 40% कितने परसेंट? निदान क्या करेगा? ये क्यों दिए, क्यों आए उसके, निदान का कार्य क्या है? अगर इतने प्रतिशत अंक आए हैं तो वह क्यों आए, उसका क्यों और उसका उपचार करना है। शोध क्या करेगा? उसके कारण और प्रभाव को बताएगा कि इस कारण से इसके अंक ऐसे आए हैं। यहाँ तो उसकी कमजोरी पता चल गई कि हाँ इस विषय में उसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, किस कारण से प्रॉब्लम हो रही थी वह कहाँ पता चलेगा? रिसर्च के माध्यम से। कारण और प्रभाव, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ है यहाँ पर मापन के द्वारा। ये 3 कार्य किए जाते हैं: साफल्य, निदान और शोध कार्यों में चरों के संबंध को प्रदत्तों में आंक लिया जाता है, वेरिएबल्स को प्रदत्तों में आंक लिया जाता है। इन प्रदत्तों में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। यह शोध जो होता है वह विश्वसनीय और वैध होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें तर्क संबद्ध होता है, तर्क दे दिया जाता है। इसके माध्यम से किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर के विषय में तर्क सहित उत्तर दिया जाता है। किसके माध्यम से? शोध के माध्यम से। आपने इतने प्रतिशत अंक इसलिए प्राप्त किए हैं, इसका कारण ये रहा है और इसका प्रभाव आपके एजुकेशन पर इतना पड़ने वाला है। तो ये थे मापन के 3 कार्य हमारे: साफल्य, निदान और शोध। अब आती है मापन की परिभाषाएं। मैंने आपको मापन की परिभाषाएं तो परिभाषा जनरल अर्थ में तो इसका शब्द अर्थ समझा दिया कि मापन क्या होता है। चर राशि को दी गई मात्रा, यानी किसी को का अंकों में आकलन क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब आती है मापन की परिभाषाएं।
विभिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने हमारे मापन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हर शब्द का एक अलग महत्व होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी.एस. एडम्स ने मापन के विषय में कहा है, मापन किसी विशिष्ट मानक के अनुसार किसी निष्पादन का सतर्कतापूर्वक प्रेक्षण है। एडम्स कहते हैं, जी.एस. एडम्स कहते हैं हमारे मापन किसी विशिष्ट मानक के अनुसार, मापन किसी विशिष्ट मानक के अनुसार किसी निष्पादन का मानक के अनुसार किसी निष्पादन का सतर्कतापूर्वक प्रेक्षण है। एडम्स कहते हैं मापन किसी विशिष्ट मानक के अनुसार, किसी विशिष्ट मानक के अनुसार किसी निष्पादन का सतर्कतापूर्वक प्रेक्षण है, यानी किसी निष्पादन को सतर्कतापूर्वक देखना है किसी विशिष्ट मानक के अनुसार। भाई प्रमाण, हम जो मापन जो हम तकनीकें काम में लेते हैं मापन के लिए, मूल्यांकन के लिए, वह किसी विशेष मानक के अनुसार प्राप्त होती हैं। 40% अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो 40% को किस कैटेगरी में रखना है, यह हमें सतर्कतापूर्वक देखना पड़ेगा, उसका निष्पादन हमें सतर्कतापूर्वक करना पड़ेगा। यानी मापन किसी की मात्रा को निर्धारित करता है। ईवेल कहते हैं मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में मापन में ईवेल ने दी है परिभाषा, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या उनकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक दिए जाते हैं। उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि क्या है मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति या उसकी विशेषताओं, उनकी क्षमता, उसकी योग्यताओं को एक निर्धारित नियमों के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। निर्धारित नियमों का मतलब है कि किसी विषय की, व्यक्ति के विषय में, कि उसकी उस विषय से संबंधित उसकी योग्यता के विषय में कोई प्रश्नावली तैयार कर ली, कोई साक्षात्कार रख दिया, कोई बात विवाद करने की ऐसा कुछ कह दिया, तो वह निर्धारित नियम है कि ऐसे 100 प्रश्न हैं इस विषय से संबंधित, इस लेसन से संबंधित 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। इन 100 के अगर 50% आपने मार्क्स प्राप्त किए तो यह आपके पाठ या लेसन आधा समझ में आया है, आपने इस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया है, पाठ के इस भाग का अध्ययन आपने अच्छे से नहीं किया है। तो ये सारे डिसीजन किसके द्वारा ले लिए जाते हैं? मापन के द्वारा। ईवेल कहते हैं कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या उसकी विशेषताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। अगली है हमारी थॉर्नडाइक के अनुसार, मापन का आधार इस कथन में निहित है कि जो कुछ भी
परिमाण में होता है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। अस्तित्व का मतलब है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप हो, जिस विषय से भी आप संबंध रखते हो, जो विषय आपसे संबंधित है, जो क्षेत्र आपसे संबंधित है, जिसका आपके जीवन में कोई अस्तित्व है, उस अस्तित्व की एक मात्रा होती है। उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं हिंदी की टीचर हूँ, तो कैसे टीचर हूँ भाई? मैंने डिग्रियाँ ली हैं, मैंने कितने परसेंट मैंने अंक, मुझे हिंदी का ज्ञान इस हद तक है, इस सीमा तक है, इस लिमिट, तो वह उसका अस्तित्व मेरे अंदर विद्यमान है, उसकी एक मात्रा है मेरे अंदर, इसलिए उसका मापन जरूर किया जाता है। मापन उस मात्रा को निकाल कर सामने रखता है कि आप इस विषय के इतने विशेषज्ञ हैं, आपके अंदर यह विषय इतनी मात्रा में समाहित है। तो वह मात्रा क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। ये थी हमारी थॉर्नडाइक के अनुसार। बेसले के अनुसार मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक, माध्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। टोटल वही बात है कि मापन मूल्यांकन की वह भाग है। मूल्यांकन भी जरूरी होता है। मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, मध्यांक, मध्य आदि को माध्य, अंक आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आज के लिए मैं समझती हूँ मापन का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, अगली क्लास में हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।